वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 22 लेक्चर है। इसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स। पिछले कई लेसन से मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक चल रहा है और आज है हमारे सामने ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जो नंबर ऑफ फर्म्स की बात करें तो मोनोपोली की तरह सेम है। मोनोपोली में एक फर्म होती है और इसमें भी बहुत कम फर्म्स होती हैं, 2 से 20 दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे व्हीकल इंडस्ट्री, गाड़ियाँ जब बनती हैं, अब जारी बात है गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज बहुत कम होती हैं। किसी भी इंडस्ट्री, गाड़ियाँ बनाने की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो कंपनीज़ हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। ऐसा नहीं होता कि हज़ारों कंपनियां गाड़ियां बना रही हों, और इसी वजह से उसमें बैरियर्स भी होते हैं, जारी बात है, क्योंकि हर कोई गाड़ियों की कंपनी नहीं लगा सकता। उसको लगाने के लिए कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होती है, इस वजह से तो एंट्री भी बहुत बैरियर्स होती हैं उसकी एंट्री के अंदर भी। और कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन की तरह होता है। कम फर्म्स होती हैं लेकिन कंपटीशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा सख्त होता है और एक्सट्रीम भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम डिफरेंस की बात करें ओलिगोपोली और बाकी मार्केट स्ट्रक्चर्स का, जितने भी बाकी आपको पढ़ाए जा चुके हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है, तो इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर स्मॉल फर्म्स ने जो है वो डोमिनेट किया हुआ होता है। स्मॉल नंबर ऑफ फर्म, स्मॉल फर्म्स हमारे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स ने, फर्म्स तो खैर बड़ी होती हैं लेकिन वो होती हैं स्मॉल नंबर्स, कम, बहुत कम। अब गाड़ियों ही की मिसाल ली जाए तो बहुत कम कंपनीज़ होती हैं जिन्होंने डोमिनेट किया हुआ था पूरी मार्केट को। अच्छा, इसके अंदर बहुत कम, जाहिर बातें, फर्म होती हैं, तो उसकी वजह से कम कंपनीज होने की वजह से एक कंपनी को दूसरी कंपनी के एक्शन का पता होता है कि उसने कैसा एक्शन लेना है, और एक कंपनी का डिसीजन दूसरी कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी करता है, और इन्फ्लुएंस भी होती है एक फर्म दूसरी फर्म के डिसीजन से। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसी बात को सामने रखी जाती है, सामने रख के ली जाती है कि रिस्पॉन्स क्या होगा दूसरी पार्टिसिपेंट्स का, दूसरी फर्म्स का, दूसरी कंपनीज का। और इसी वजह से ओलिगोपोली मार्केट और इंडस्ट्री कोलिजन के हायर रिस्क पे होती है। अब ये कोलिजन क्या है, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एनी सिंगल इक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोली। किसी एक सिंगल इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है ओलिगोपोली के अंदर, क्योंकि इस फर्म की जो थ्योरी है वो क्लियरली डिस्कस भी नहीं हुई है और इस्टेब्लिश भी नहीं हुई है निस्बत के अदर 3 मार्केट्स की, तो फिर भी हो चुकी है। और उसका रीज़न ये कि फर्म्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक फर्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये कोलिजन क्या है? कोलिजन का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज यानी फर्म्स जो है 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स, आपने फर्म्स का लफ्ज़ यूज़ करना है, कंपनी में आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स डिसाइड करती हैं कॉर्पोरेट करना ईच अदर, एक दूसरे के साथ, जब एक दूसरे के साथ वो कॉर्पोरेट करती हैं तो उसी को हम जो है वो कोलिजन कहते हैं। और वो एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करके प्राइस सेट करती हैं, क्वांटिटी सेट करती हैं कि कितनी क्वांटिटीज़ उन्होंने प्रोड्यूस करनी है और कितनी प्राइस सेट करनी है। और ये वो इसलिए करती हैं ताकि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा सकें। अब कोलिजन करने से क्या होता है कि फर्म्स का आपस का कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, वो आपस में मिलकर कॉर्पोरेट कर लेती हैं। जिन फर्म्स को, जिन कंपनीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना था वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। वो मिलने का नतीजा ये निकलता है कि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते रहते हैं और कंपनीज जो है, फर्म्स जो है वो खूब प्रॉफिट इंजॉय करती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लेती हैं और वो मिल के प्राइस सेट कर लेते हैं कि हम अपनी इन प्रोडक्ट्स का यही प्राइस रखेंगे। मिल के उन्होंने डिसाइड कर लिया और इतनी क्वान्टिटी हम प्रोड्यूस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ है। व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर फर्म्स ने, कंपनीज ने मिल के कोलिजन किया हुआ है और उसी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और फीचर जो है वो ज़्यादा नहीं आ रहे गाड़ियों के अंदर। तो कोलिजन का यही नुकसान होता है। अच्छा, इसी वजह से जब कोलिजन होता है तो 2 तरह के पॉसिबल सिनेरियो होते हैं ओलिगोपोली के अंदर। 2 तरह के पॉसिबल सिनेरियो हैं, यानी कि 2 तरह की ओलिगोपोली हो सकती है। एक तो कोलिजिव ओलिगोपोली और एक नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। तो कोलिजिव ओलिगोपोली को हम कार्टेल भी कहते हैं। कार्टेल का मतलब यही होता है कि फर्म्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कॉर्पोरेट कर रही होती हैं। कोलिजिव ओलिगोपोली को हम कार्टेल कहते हैं। अब जैसे इसकी मिसाल दी गई है हमें ओपेक एक इंटरनेशनली जो है वो एक ऑयल जो है, ऑयल की जो फर्म्स हैं उनका एक कोलिजन है या कार्टेल है, उसको जो है हम कोलिजिव ओलिगोपोलीज कहेंगे। यानी कि आसान सी बात ये है कि कोलिजिव ओलिगोपोली वो होती है जहाँ पे फर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। जिन फर्म्स को आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना था, आपस में वो फर्म्स मिल चुकी होती हैं। इसी को समझते हुए अब आप ये समझेंगे कार्टेल किसको कहा जाता है। कार्टेल एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है फर्म्स के दरमियान, एक फॉर्मल किस्म का एग्रीमेंट बन जाता है
और कार्टेल बंद होने के बाद फर्म्स जो है ओलिगोपोली की फर्म आपस में एक दूसरे के साथ मिल के वो मोनोपोली की तरह बिहेव करती हैं। जैसे कोई एक मोनोपोली की फर्म होती है। मोनोपोली क्या होती है? ऐसी होती है, अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि जो अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट करती है। तो कार्टेल बनने के बाद जो है वो फर्म्स आपस में मिल के एक मोनोपोली की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं। और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी जो है वो हेल्पलेस हो जाती है इंटरनेशनली। जो कार्टेल्स होते हैं वहाँ पे मोनोपोली के अंदर तो गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन कर लेती है प्राइस को, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल के जो कार्टेल्स होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट भी हेल्पलेस हो जाती है, गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस होती हैं। और ये आपके सामने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक डायग्राम दी गई है। ये डीआर इंडस्ट्री का जो कर्व है, डी इज इक्वल्स टू AR विच इज़ द एवरेज रेवेन्यू, और ये मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। और MC जो है वो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ MC के ऊपर MR जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, और AR इंटरसेक्ट कर रहा है MC के ऊपर यहाँ इस पॉइंट पे। ये है, और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो ये क्वांटिटी है, और जो प्राइस है वो ये है। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कार्टेल की एक डायग्राम दी गई है। अच्छा, नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली वो होती हैं जहाँ पे फर्म्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करती हैं, उसको नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली कहा जाता है। तो यही फ़र्क आपने समझना है कि जब कंपनीज फर्म्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर जाएं और वो कार्टेल बना ले तो उसको कोलूसिव ओलिगोपोली कहा जाता है। और नॉन कोलूसिव ये कहा होता है जब फर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही होती हैं, उसको हम जो है वो नॉन कोलूसिव कहा जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल सिम की जो इंडस्ट्री है, जो कंपनीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती हैं, वो जो है नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली है। वहाँ पे उन्होंने कार्टेल नहीं बनाया हुआ, बल्कि वो कॉम्पीट कर रही होती हैं, इसी वजह से नए नए पैकेजेस आ रहे हैं और होते हैं रोज़ाना। वो यही वजह है क्योंकि वो वहाँ नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली है। कोलूसिव ओलिगोपोली जहाँ होती है वहाँ जो है कस्टमर का नुकसान हो रहा होता है, जैसे व्हीकल इंडस्ट्री में पाकिस्तान में हुआ है। अच्छा, अब है आपके सामने कोलूजन एंड गेम थ्योरी, द प्रिजनर डायलेमा सिचुएशन। एक प्रिजनर डायलेमा सिचुएशन का केस स्टडी है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को कराया जाता है। इसके अंदर दो कैदियों की केस स्टडी है कि दो कैदी अगर पकड़े जाते हैं और दोनों ने क्राइम किया होता है, दोनों को सेपरेट सेल्स में रखती है पुलिस, और जाहिर बात है दोनों की इंटेरोगेशन सेपरेटली होती है, दोनों को एक दूसरे की इंटेरोगेशन का बिल्कुल पता नहीं होता। अगर दोनों इस बात को कन्फेस करें कि क्राइम किया है तो दोनों को 5 साल की सज़ा मिलेगी, जेल मिलेगी। और अगर दोनों इनकार कर देंगे तो दोनों को कुछ भी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक एक्सेप्ट करे और दूसरा इनकार करे तो एक्सेप्ट करने वाला फ्री हो जाएगा और इनकार करने वाले को 10 साल की सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रेटजी यही होती है कि एक्सेप्ट कर लिया जाए, ताकि एक्सेप्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि एक कैदी अपना फ़ायदा उसको ज़्यादा दिखाई देगा कि वो ये सोचता है कि मेरा अपना फ़ायदा किस में, तो एक्सेप्ट कर लेना ही जो है वो डोमिनेंट स्ट्रेटजी कहीं मानी जाती है। क्योंकि अगर दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, और अगर दूसरे ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो तब भी उसकी सज़ा जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, 10 साल की सज़ा नहीं होगी, बल्कि 5 साल की ही सज़ा होगी अगर दोनों के दोनों कन्फेस कर भी लेते हैं तो। अभी आपके सामने पे ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर एक्स एंड वाई फर्म मौजूद है, यानी मैट्रिक्स है एक्स और वाई फर्म के पे ऑफ का। इसके अंदर वाई प्राइस, वाई कंपनी के प्राइस, फर्म के प्राइस और एक्स फर्म के प्राइस, ये उसी चीज़ को सामने रख के बनाया गया है जो आपको केस स्टडी पढ़ाई गई है प्रिजनर डायलेमा की। अगर आपने केस स्टडी समझ ली, अब तक आपकी समझ में आ गई है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। सपोज़ करें कि अगर वाई फर्म जो है वो प्राइस चार्ज करती है 2 और एक्स फर्म भी जो है वो प्राइस चार्ज करती है 2, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर 10 मिलियन का दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वाई फर्म जो है वो प्राइस चार्ज करती है 1.80, जबकि 2 एक्स फर्म जो है वो प्राइस जो है वो अपने ज़्यादा ही रखती है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में वाई का प्रॉफिट हो जाएगा 12 मिलियन और एक्स का प्रॉफिट सिर्फ 5 मिलियन रह जाएगा। और अगर उल्टा हो जाता है कि वाई फर्म जो है वो ज़्यादा चार्ज करती है 2 रुपीज़ एंड दी एक्स फर्म चार्ज करती है 1.80, तो फिर एक्स का प्रॉफिट 12 हो जाएगा, 12 मिलियन एंड वाई प्रॉफिट वुड बी 5 मिलियन। और अगर दोनों ही कम चार्ज करें 1.80 तो 8 मिलियन प्रॉफिट होगा। और इसी से 4 पॉइंट बनते हैं, वो यहाँ नीचे दिए हुए हैं। अब आपने प्रिजनर डायलेमा और ये मैट्रिक्स अगर समझ लिया है तो आप इन पॉइंट्स को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे, इनको आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेटजी क्या होती है? मैक्सिमम स्ट्रेटजी के अंदर ये होता है कि कंपनी जो पॉलिसी बनाती है वो बनाती है सेफ़र साइड को सामने रखते हुए, सेफ़र साइड को सामने रखती है और
फर्म जो है वो मैक्सिमाइज़ करती है मिनिमम प्रॉफिट को, मैक्सिमाइजिंग करने की कोशिश कर रही होती है जो मिनिमम प्रॉफिट होता है उसको। और मैक्सिमैक्स स्ट्रेटजी क्या होती है, ये ऑप्टिमिस्टिक इसके अंदर जो है वो अप्रोच होती है। पॉलिसी जो बनाती है फर्म वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को सामने रखती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट बनाने की कोशिश करती है फर्म इस स्ट्रेटजी के थ्रू। मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट कोशिश करती है कि फर्म जो है वो बनाए। और डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम क्या है, अब दोनों स्ट्रेटजीज़ आपको बताई गई हैं, तो दोनों स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो लीड करती हैं सेम स्ट्रेटजी की तरफ। और वो क्या है कि कटिंग प्राइस करना 1.8 का, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम। जैसे ये 1.8 का दोनों फर्म 1.8 करेंगी, 1.80 रुपीज़ प्राइस चार्ज करेंगे, तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। जिस तरीके से आपको प्रेसिडेंशियल डायलेमा में करवाया गया था कि अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों को कितनी सज़ा होगी, 5 इयर्स की। तो यह वही डोमिनेंट स्ट्रेटजी थी कन्फेस करना। तो यहाँ पे भी 1.80 जो है वो कन्फेस करने की तरह है डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो दोनों जो है वो टेम्प्टेड टू लोअर प्राइस, दोनों जो है वो कम से कम प्राइस चार्ज करेंगी और फिर दोनों को जो प्रॉफिट होगा वो होगा $8 मिलियन का प्रॉफिट दोनों को होगा। लेकिन अगर दोनों जो है वो कोलैबोरेट कर जाएं और सेम प्राइस चार्ज करें तो फिर 10 मिलियन तक प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, यानी कि 2 रुपीज़ भी दोनों चार्ज कर सकते हैं अगर वो कोलूजन कर जाएं तब। तो इसका फाइनल रिज़ल्ट ये निकला कि कोलूजन करना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू प्राइस वॉर से ज़्यादा बेटर है। तो ये था आज का लेसन, जो 22 लेसन था, लास्ट लेसन था मिड टर्म का। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और मिड टर्म के बाद के लेक्चर्स के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।